आज की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। पुलिस आज कोर्ट से इन सभी आरोपियों की रिमांड मांग सकती है। वहीं सभी 8 आरोपियों के घर पर एक साथ कल छापेमार कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया और इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी पुलिस ने जुटाए। और पुलिस को लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर जमीन के पेपर मिले हैं। ये जमीन पिछले साल अक्टूबर में खरीदी गई थी, यानी कि 2025 में। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या इस जमीन को खरीदने के लिए चढ़ावा चोरी की रकम का इस्तेमाल हुआ। पुलिस को दूसरे आरोपी अनुकल्प के घर पर डायरी और कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस का मानना यह है कि डायरी राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी हुई है। पुलिस ने आरोपियों के बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी खंगाली है और साथ ही आरोपियों के परिवार वालों के बैंक के दस्तावेज भी पुलिस अपने साथ लेकर गई। जिस तरह से पुलिस हरकत में आई उसे देखकर ये लग रहा है कि ये एक्शन अभी और इसी तरह जारी रह सकता है और जो सबूत कल पुलिस के हाथ लगे हैं उन्हें भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पुलिस की तरफ से ये जिरह की जाएगी कि इन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा जाए, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। अभय पराशर हमारे सहयोगी लगातार अयोध्या से बने हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ भी चुके हैं। अभय देखिए, जहां एक तरफ आज सभी 8 आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, उनकी कस्टडी मांगेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कल जो पुलिस ने इनके घर जाकर घर वालों से पूछताछ की, वहां पर रेड की, उसमें कई अहम दस्तावेज कईयों के घर से मिले हैं। देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, ना केवल दस्तावेज मिले हैं बल्कि इन्होंने कई बेनामी संपत्ति कहां पर बना रखी हैं। खास तौर पर टिन्नू के कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टी है। इसके साथ ही टिन्नू के अलावा जितने भी आरोपी हैं उनके घर से कैश की बरामदगी हुई है, संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, प्रॉपर्टी अपने रिश्तेदारों के नाम पर अयोध्या और अयोध्या के बाहर पिछले 1 साल के अंदर खरीदी गई है, कुछ गाड़ियों की जानकारी मिली है। इन तमाम चीजों को इस वक्त पुलिस अपनी जांच का हिस्सा बना रही है। दूसरी बड़ी खबर ज्योत्सना, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से एसआईटी ने चंपत राय से पूछताछ की थी, गोपाल राव से पूछताछ की थी, अनिल मिश्रा से पूछताछ की थी, अयोध्या पुलिस भी अब जो बाकी के आरोपी हैं उनके परिवारों से पूछताछ करने के बाद बहुत जल्द इन तीनों को भी पूछताछ के लिए नोटिस सर्व कर सकती है। नोटिस सर्व करने की वजह यह है कि चंपत राय जो कि महासचिव थे, उन्हें पूरी जानकारी थी, उन्होंने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी, टिन्नू का उनसे किस तरह का कनेक्शन है, तो इन तीनों से भी पुलिस पूछताछ करना चाहती है। आज कोर्ट के अंदर जब तमाम जो डॉक्यूमेंट्स कल बरामद हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अपनी बात रखेगी कि आरोपियों के परिवार से ये चीजें मिली हैं। उसके बाद बहुत जल्द चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। अबे, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि आज चंपत राय को लेकर भी जो अपडेट आपने दिया कि इनसे भी पुलिस पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर सकती है, गोपाल राव को भी नोटिस जारी किया जा सकता है और अनिल मिश्रा को भी नोटिस दे सकती है अयोध्या पुलिस। जैसा कि हमारे सहयोगी अभय पराशर भी हमें बता रहे थे, ये इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से। एसआईटी का गठन कर 8 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है चंपत मिश्रा, अनिल मिश्रा के अलावा गोपाल राव को भी अयोध्या की पुलिस नोटिस जारी कर सकती है और ये सवाल पूछेगी कि टिन्नू यादव जो इस पूरे राम मंदिर चोरी मामले में सबसे मुख्य आरोपी के रूप में सामने आ रहा है, उससे उनका ड्राइवर था, ऐसे में जानकारी तो थी, उस जानकारी और उस रिश्ते से जुड़े हुए सवाल पूछ सकती है। अभय, अगर इसी के लिहाज से चीजों को आगे बढ़ाया जाए तो कब तक ये नोटिस जारी हो सकता है और आज 8 आरोपियों को कोर्ट में कितने बजे पेश किया जाएगा? देखिए, जो आरोपी हैं वो अभी जेल के अंदर मौजूद हैं। जो पुलिस सूत्रों से हमारी बात हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिलहाल आज पुलिस इनके जुडिशियल रिमांड की मांग करेगी, यानी कि इनको अभी और दिनों के लिए जेल में ही रखा जाए। इतने पुलिस अपनी एक इन्वेस्टिगेशन तैयार कर रही है, एविडेंस इनके खिलाफ कलेक्ट कर रही है। सेकंड हाफ में जो भी जानकारी इनके परिवार की तरफ से मिली है, जो परिवार के बयान दर्ज हुए हैं और जो रिकवरी हुई है, जिसमें कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं, इन सभी जानकारियों को कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखा जाएगा। जहां तक बात है चंपत राय की, गोपाल राव की, अनिल मिश्रा की, तो जिस तरीके से एविडेंस अब तक बाकी के आरोपियों के खिलाफ मिल रहे हैं, उसी लिहाज पर जरूरत पड़ने पर बहुत जल्द, क्योंकि सूत्रों का यह कहना है कि एसआईटी ने भी जिससे पूछताछ की है,
इनके बयानों को अयोध्या पुलिस भी लेना चाहती है और बहुत जल्द इन तीनों को भी नोटिस दिया जा सकता है। मतलब अभय, आप ये कह रहे हैं कि जिन 8 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा उनकी पुलिस रिमांड पुलिस नहीं मांगेगी बल्कि जुडिशियल कस्टडी मांगेगी। एक मजबूत केस बनाने की कोशिश होगी और अनिल मिश्रा के अलावा चंपत राय, गोपाल राव, इनसे पूछताछ होगी और उसके बाद आगे ऐसा वक्त आ सकता है जब इनकी पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या इन तीनों की एसआईटी भी इनको नोटिस देकर इनसे भी पूछताछ करेगी या कार्रवाई सिर्फ अभी अयोध्या पुलिस की तरफ से ही की जाने की बात सामने आ रही है? देखिए जो सर, एसआईटी ने इन तीनों से पूछताछ की थी, चंपत राय से, अनिल मिश्रा से और साथ ही गोपाल राव से, जो कि ट्रस्ट के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे। इन तीनों ने अपने बयान जो एसआईटी को दिए, एसआईटी की जो जांच आगे बढ़ी उस हिसाब से अयोध्या पुलिस ने ट्रस्ट में जो कृष्ण मोहन यादव हैं, जो कि एक सदस्य हैं, एफआईआर दर्ज कर ली है। एसआईटी को अगर आगे जरूरत लगेगी कि इनसे पूछताछ करनी है तो एसआईटी कभी भी इनसे पूछताछ कर सकती है, लेकिन फिलहाल एसआईटी की टीम अपनी जांच करने के बाद लखनऊ वापस जा चुकी है। अभी दोबारा एसआईटी की टीम यहां पर नहीं आई है और अपनी पूरी रिपोर्ट के अंदर इनके बयान भी लगाए गए हैं। अयोध्या पुलिस फिलहाल क्योंकि जांच को आगे बढ़ा रही है, तो अभी जिस तरीके से हमने कल एक बड़ा एक्शन देखा, सभी 8 आरोपियों के घर पर दस्तक दी पुलिस ने, उनके परिवार से पूछताछ की और कई अहम सबूत भी इकट्ठा किए। अभय, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी के आरोपियों के केस लेने पर वकीलों की बैठक आज होगी, आज होने वाली है। इसको लेकर के चढ़ावा चोरी के आरोपियों के केस में वकीलों की आज अहम बैठक होगी, उसमें डिस्कशन होगा। अयोध्या बार काउंसलिंग की 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। काउंसलिंग की 11 बजे का वक्त दिया गया है। आज बार काउंसलिंग की ये बैठक में कई बड़े फैसले वकीलों द्वारा लिए जाएंगे। अभय, अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय देखिए, अब इस खबर का एक पहलू यह भी है कि आज 11 बजे बार काउंसिल की एक बैठक होगी जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि जो 8 आरोपी हैं उनका केस लिया जाए या ना लिया जाए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि नाराजगी जो है वो बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, टिन्नू या जितने भी आरोपी हैं वो मंदिर चढ़ावे को बाहर ले जाया करते थे, अपनी संपत्ति बना रहे थे, लोगों के विश्वास के साथ खेल रहे थे। इसीलिए जो बार काउंसिल है, जितने वकील हैं, वो भी बेहद नाराज हैं कि राम मंदिर के नाम पर जो चढ़ावा आ रहा था उसकी चोरी की गई। तो गुस्सा है लोगों में बहुत ज्यादा, क्योंकि जो ट्रस्ट के अंदर जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया, किसी की भी भर्ती कराई गई, सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त वहां पर नहीं लगे हुए थे, तो जो लापरवाही हुई है उसने कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भर दिया है। अब जब बार काउंसिल की बैठक होगी उसमें पता लगेगा कि क्या, क्योंकि हमने कई बार देखा है ऐसे केसेस, जो इस तरीके के केसेस होते हैं उसमें कई बार बार काउंसिल या जितने वकील हैं वो आरोपी की तरफ से लड़ने के लिए मना कर देते हैं, फिर उनको सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है। तो अब देखते हैं कि अब आज 11 बजे की बार काउंसिल की बैठक में क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज चढ़ावा चोरी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस पेशी से पहले कल अयोध्या में जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिली। अयोध्या पुलिस ने तकरीबन 8 घंटे तक सभी 8 आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड डाली और वहां से अहम सबूत जुटाए हैं। टिन्नू के घर से जहां पर पुलिस ने कैश, जेवर और प्रॉपर्टी के पेपर जब्त किए, तो वहीं लवकुश की पत्नी के नाम प्रॉपर्टी के पेपर भी मिले हैं और वहीं आरोपी अनुकल्प मिश्रा के ठिकानों से पुलिस ने एक डायरी जब्त की है। अब पुलिस उस डायरी में लिखी बातों को डिकोड कर रही है और इन सभी सबूतों को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। चढ़ावा चोरी पर एक्शन, आज कोर्ट में होगी पेशी। पेशी से पहले आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड। ये लाल रंग का जो दरवाजा है ये टिन्नू का मकान है और घर के बाहर कुंडी लगी हुई है। ये मकान है टिन्नू के भतीजे मनीष यादव का। मनीष यादव की कल हमने बहन से बात की थी, उनके घर पर भी ताला लगा हुआ है। जिन बक्सों की चाबी नहीं थी उन बक्सों को, उनके ताले जो हैं वो तोड़े गए और तोड़कर पूरी तलाशी ली। आरोपियों की कुंडली खंगालने में जुटी पुलिस। ये गलत हो रहा है भैया, सब कुछ गलत हो रहा है। ये गलत फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है, उसको गलत फंसाया गया। अब जांच अच्छी तरह से हो उनकी,
जो कि झूठ आरोप लगा है वो जो है मिटाया जाए। आपको लगता है झूठा आरोप? हमको तो यही महसूस हो रहा है कि झूठ आरोप लगा है। चप्पे चप्पे की जांच, चंदे की पाई पाई का हिसाब। कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती ये किया होगा तो भुगते। बैंक का पासबुक लेकर गए हैं, आधार ले गए हैं और पैन कार्ड ले गए हैं, यही सब ले, पूरा परिवार का नाम लिख कर ले गए हैं लिस्ट में। चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है और उससे पहले अयोध्या पुलिस दिन रात एक करके सबूत जुटा रही है। एक एक आरोपी के घर की तलाशी हो रही है, हर संभावित ठिकाने से सुराग तलाशे जा रहे हैं। आरोपियों की प्रॉपर्टी की जांच हो रही है और इस जांच के नतीजे भी आने लगे हैं। ये सरकारी कागज है जो आरोपी लवकुश की प्रॉपर्टी का सबूत है। इस कागज में लवकुश की पत्नी का नाम है। पत्नी के नाम पर ही 16 अक्टूबर 2025 को जमीन खरीदी गई। 1024 वर्ग फीट की जमीन की कीमत सरकारी रिकॉर्ड में 8,80,000 रुपए दर्ज है। इस जमीन पर मकान का काम पूरा होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही लवकुश को पकड़ लिया गया। पुलिस इन दस्तावेजों के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि क्या ये जमीन चढ़ावा चोरी की रकम से खरीदी गई। क्या ये मकान श्रद्धालुओं की आस्था को दांव पर रखकर बनाया जा रहा है। आज पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करके उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। रिमांड पर लेने से पहले पुलिस ठोस सबूत जुटाना चाहती है, इसलिए रविवार के दिन 8 आरोपियों के घर एक साथ पुलिस पहुंची। यह अयोध्या की कौशलपुर कॉलोनी है, जहां चंदा चोरी के 3 आरोपी रहते थे। ये सफेद कोठी टिन्नू के राइट हैंड अनुकल्प मिश्रा की है। अनुकल्प के ठीक पीछे चढ़ावा चोरी के दूसरे आरोपी अविनाश का घर है। दोनों की दीवार सटी हुई है और इससे महज 200 मीटर दूर अनुकल्प का जीजा लवकुश मिश्रा किराए पर रहता है। जिस गली में अयोध्या पुलिस की टीम पहुंची, वहीं 23 दिन पहले पुलिस ने छापेमारी की थी और उस दिन अविनाश शुक्ला के घर से लाखों रुपए के चढ़ावे की रिकवरी हुई थी। पुलिस ने अविनाश शुक्ला के भाई के इसी योग सेंटर से 5 लाख की रिकवरी की थी। रविवार को यूपी पुलिस योग सेंटर का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुई। अविनाश शुक्ला के भाई से 6 घंटे पूछताछ की। अविनाश शुक्ला के घर से 200 मीटर दूर ही अनुकल्प की सफेद कोठी है। इसकी कीमत 40 से 45 लाख है। अविनाश शुक्ला 4-5 साल से इस इलाके में रहता था। 1 साल पहले अनुकल्प ने यहाँ कोठी बनाई और 6 महीने पहले लवकुश इसी इलाके में रेंट पर रहने आया था। जांच चल रही है। अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर वो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती ये किया होगा तो भुगते। वहीं लवकुश मिश्रा अविनाश के ठीक पीछे वाले घर में किराए पर रहता था, लेकिन उसने पैसा अपने गांव वाले घर में छुपाया था। गोबर के ढेर से 10 लाख मिले थे और यूपी पुलिस ने लवकुश मिश्रा के गांव वाले घर पर भी रेड की और परिवार वालों से भी पूछताछ की। ये चढ़ावा चोरी गैंग के सरगना टिन्नू यादव की कोठी है। ये घर टिन्नू के खासम खास और चढ़ावा चोरी में शामिल भतीजे मनीष यादव का है। दोनों के घर एकदम आजू बाजू में हैं। अयोध्या पुलिस ने चढ़ावे की रिकवरी का ऑपरेशन शुरू किया तो पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर मिश्र, करुणेश पांडे, इन सब के ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। एक साथ पुलिस ने 8 लोकेशन पर छापेमारी की ताकि किसी को भी चढ़ावे का पैसा, रुपया या फिर गहना छिपाने या फिर एक दूसरे के परिवार को जानकारी देने का मौका न मिले। पुलिस ने टिन्नू यादव के घर के अंदर एक एक कमरा, एक एक दीवार, एक एक पलंग, एक एक अलमारी, सबकी तलाशी ली। पुलिस ने टिन्नू के घर का कोना कोना खंगाला। यूपी पुलिस ने टिन्नू के घर से कैश बरामद किया। टिन्नू के घर से प्रॉपर्टी के पेपर मिले हैं और टिन्नू के घर से गहने भी बरामद हुए हैं। टिन्नू यादव ने चंपत राय का भरोसा जीतकर टोटल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। उसने अनुकल्प के साथ पहले चढ़ावा चोरी का खेल शुरू किया और फिर इसमें अपने भतीजे मनीष को शामिल कर लिया। टिन्नू की तरह यूपी पुलिस ने भतीजे मनीष के घर की भी तलाशी ली। यहाँ से पुलिस को बहुत कुछ हाथ लगा है। यूपी पुलिस रविवार को चढ़ावा चोरी के एक और आरोपी रमाशंकर मिश्रा के घर भी पहुंची। ये घर अयोध्या के मीरपुर सखा बगिया में है। पिता मंदिर में पुजारी हैं, इसलिए 2 कमरों का मकान रहने के लिए मिला है। रमाशंकर को राम मंदिर से 16,000 की तनख्वाह मिलती है।
इसके अलावा वो अपने भाइयों के साथ मिलकर कैमरा किराए पर देने का काम करता था। रमाशंकर मिश्रा जो है ये 6 साल से ट्रस्ट के अंदर, बैंक के अंदर कैशियर के तौर पर काम कर रहा था। 22 साल इसकी उम्र है। अलमारियां खुलवाई गई और इसके अलावा अंदर भी एक बार दिखा दीजिए। अयोध्या राम मंदिर की चढ़ावा चोरी मामले की जानकारी होने के बावजूद एक्शन नहीं लेने पर चंपत राय गंभीर सवालों के घेरे में है। आरोपियों पर वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई। अगर कार्रवाई की जाती तो आज जल्द ही इस पूरे मामले से पर्दाफाश हो जाता और मामले को दबाने की कोशिश भी नहीं होती। और अब इन्हीं आरोपों के तहत चंपत राय बुरी तरह से घिर गए हैं। 5 जून के एक सीसीटीवी फुटेज ने तो इस पूरे मामले की लीपापोती में लगे चंपत राय की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। सीसीटीवी सामने आने के बाद से अब सवाल ये उठ रहा है कि चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पर अनऑफिशियल रेड डलवाने वाले चंपत राय ने आखिर 5 जून को ही एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। भगवान राम के घर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद पहले एसआईटी की जांच, फिर एफआईआर और गिरफ्तारी के बाद आया ये सीसीटीवी फुटेज। एक तरफ जहां चंपत राय के झूठ का पर्दाफाश कर रहा है, तो वहीं राम जन्मभूमि मंदिर को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझने वाले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर लगे उन आरोपों की भी पुष्टि करता है, जिसमें चंपत राय ने चढ़ावे की चोरी को बेहद हल्के में लेते हुए प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कराई थी। सीसीटीवी में जिस शख्स को पुलिस वाला गाड़ी में बैठा रहा है, ये अविनाश शुक्ला है। अविनाश के पीछे जो शख्स आ रहा है, ये राम मंदिर ट्रस्ट का मेंबर है और संभवतः इसे चंपत राय ने पुलिस के साथ भेजा था। इसके हाथ में एक काला बैग है। इस बैग में मंदिर में चोरी के लाखों रुपए हैं, जिसको अविनाश के घर से रिकवर किया गया है। साथ में जो दारोगा है, वो लगातार फोन पर बात कर रहा है और छापेमारी से जुड़े अपडेट अपने बड़े अधिकारी को दे रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में तारीख 5 जून दिख रही है। मतलब साफ है 5 जून को चढ़ावा चोर और चोरी के सबूत दोनों मिल गए। 5 जून को चोरों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। चोरी के पैसों की पहली बार रिकवरी भी हो गई थी। सब कुछ पुलिस के सामने हुआ, लेकिन चढ़ावा चोरी की एफआईआर नहीं लिखी गई। दावा किया जा रहा है कि चंपत राय ने पुलिस को एफआईआर करने से मना किया था। मामले को दबाने की कोशिश की गई। मीडिया में बात आने और विपक्ष के हमले के बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के आरोपों पर चंपत राय ने सफाई दी थी। लेकिन तब चंपत राय ने जो सफाई दी, वो आज चढ़ावा चोरी कांड का सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। चंपत राय ने अपनी सफाई में ट्रस्ट का समय समय पर आंतरिक ऑडिट करने की बात कही थी। साथ ही इस काम में ट्रस्ट और एसबीआई के प्रतिनिधि के शामिल होने की बात भी कही गई। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में सबसे ज्यादा शक के घेरे में एसबीआई के कर्मचारी ही हैं। योगी की ओर से गठित एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में पाया गया है कि चढ़ावे की गिनती और मैनेजमेंट के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और एसबीआई के बीच तय की गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी का पालन नहीं किया गया। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट और एसबीआई के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई थी, जिसमें चढ़ावे की गिनती, दान पात्र की सुरक्षा, नकदी का मैनेजमेंट और रिकॉर्ड रखने को लेकर एसओपी तैयार की गई। इस पर एसबीआई की ओर से गोविंद मिश्र और ट्रस्ट की ओर से अनिल मिश्रा ने हस्ताक्षर किए। रिपोर्ट में इसे गंभीर और कथित रूप से जानबूझकर की गई लापरवाही के रूप में दर्ज किया गया। जिस चढ़ावा गबन के मामले को चंपत राय ने मामूली बात बताकर दबाने की कोशिश की, पुलिस इस मामले में आरोपियों के ठिकाने से अब तक करीब 80 लाख रुपए की रकम बरामद कर चुकी है।
क्योंकि इसमें जो है जो इसमें लोक सेवक हैं इस सरकार के द्वारा वेतन लेते हैं और इसमें जो है बैंक कर्मी भी हैं बहुत सारे, इसलिए इन पर ये लगाया गया है कार्यक्रम। SBI के बहुत सारे लोग हैं, हाँ, लोक सेवक हैं। कितने SBI के कर्मचारी? SBI के लगभग 5-6 हैं। मंदिर के चढ़ावे की गिनती में लगे ट्रस्ट और SBI के कर्मचारियों पर एक्शन जारी है, तो सवालों के घेरे में चंपत राय भी हैं और चढ़ावा चोरी पर 8 जून को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बयान के बाद ये सवाल उठते हैं कि चंपत राय अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के जरिए क्या दबाना चाहते थे? क्या चंपत राय के आदेश पर रेड और रिकवरी की गई? क्या चंपत राय के आदेश पर पुलिस रेड और रिकवरी के लिए गई थी? किसको और क्यों बचाना चाहते हैं चंपत? उन्होंने तत्काल FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने चढ़ावा चोरी के मामले के खुलासे से लेकर जांच और चंपत राय के इस्तीफे तक इस घटना के 4 अहम मोड़ बताए हैं। ये अनियमितताएं ध्यान में आई तो ट्रस्ट ने चंपत जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी से कहा SIT बना के जांच कराइए, कुछ गड़बड़ है, कुछ बड़ी गड़बड़ है। जब SIT वहां पहुंच गए मेंबर्स, तो दूसरा स्टेप ये हुआ कि चंपत जी ने उन्हें कहा कि मैं महामंत्री हूं, मेरी जिम्मेवारी है, आप मेरे से पूछताछ से शुरू कर लीजिए। तीसरा स्टेप, जब SIT ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कुछ लोगों का नाम लिया, तो ट्रस्ट ने तुरंत FIR कराकर कहा इन 8 की जिनका नाम है और अन्य लोग जो हो सकते हैं, और समूचे प्रकरण की जांच करिए। चौथा स्टेप ये है, जब ये कहना शुरू किया विपक्षी दलों ने कि चंपत जी महामंत्री रहेंगे तो जांच को प्रभावित कर सकेंगे या कुछ गवाहों पे दबाव बना सकेंगे, तो चंपत जी ने स्वयं होकर के त्यागपत्र दिया है। राम मंदिर की मर्यादा के पालन में नाकाम रहे ट्रस्ट के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक पर एक्शन जारी है। तो जिन लोगों ने चढ़ावे में चोरी की, अब उनकी फैमिली के लोग भी चढ़ावा चोरी के आरोपियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी के गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी है और आज से ठीक 8 दिन बाद चढ़ावा चोरी में चंपत राय की भूमिका पर ट्रस्ट की मीटिंग में फैसला होना है। और पाकिस्तान ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए निर्दोष अफगानियों को मारने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आधी रात को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कुल 35 से ज्यादा अफगानी लोग मारे गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए और मरने वालों में 4-5 साल के बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े हर कोई शामिल है। पाकिस्तान ने यह स्ट्राइक अफगानिस्तान के पतिका में की। खोस्त और कुनार सूबों में भी पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक की गई। पतिका में समकानी और जियाना जैसे बॉर्डर्स के जिलों में भारी बमबारी की रिपोर्ट है। कुनार सूबे की बात की जाए, यहां की डूरंड लाइन से लगते पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तानी जेट्स ने मिसाइलें दागी। टोरखम रिफ्यूजी कैंप के पास स्थित शरणार्थी शिविरों और चौकियों के आसपास भी हमले की खबर है। पाकिस्तान ने खुद दावा किया कि उसके हमले में 29 अफगानी मारे गए हैं। और देखिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमानों ने भारतीय समय के मुताबिक रात तकरीबन 12:30 बजे उड़ान भरी और अफगानिस्तान के पक्तिका के ज्ञान, चमकानी, कुनार और मारवारा में घर और मस्जिद पर अटैक किया है। सोची समझी सैनिक क्रूरता का प्रदर्शन करते हुए रावलपिंडी ने 2 बार ये हमला किया है। पहली स्ट्राइक रात 12:55 पर हुई और उसके 25 मिनट बाद दूसरा हमला हुआ। जब ग्रामीण जलते हुए मलबे से फंसी महिलाओं और चीखते चिल्लाते बच्चों को बाहर निकालने के लिए दौड़े, तो पाकिस्तानी जेट्स विमानों ने वापस आकर निहत्थे बचाव कर्मियों पर भी बम गिराने शुरू कर दिए। दूसरे हमले की वजह से मृतकों की संख्या तेजी से बढ़कर 35 के पार चली गई और अस्पतालों में 100 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो घायल अवस्था में हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में कल रात हुई बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है। कल देर रात से शुरू हुई बारिश आज सुबह तक जारी है और इसी बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव जैसे हालात हो गए हैं।
अंधेरी सबवे, पनवेल, वाशी, नवी मुंबई समेत मायानगरी और इसके आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहां जल भराव की वजह से हालत बेहद खराब हो चुकी है और ट्रैफिक की रफ्तार भी काफी धीमी पड़ चुकी है। आज सोमवार है और पनवेल इलाके में जोरदार बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर खासा असर देखने को मिल रहा है और कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर जल भराव की वजह से गाड़ियां भी बंद हो चुकी हैं। लोगों को घर पहुंचने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुंबई की अंधेरी की और आज सोमवार का दिन है, ऐसे में वर्किंग डे है, लोगों को दफ्तर जाना है, दफ्तर से घर भी आना है, लेकिन हर बार यही मुंबई में होता है। जब जब बरसात का मौसम शुरू होता है हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है और बीएमसी जो बड़े बड़े दावे करती है कि इस बार हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, इस बार ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी, लेकिन हकीकत इस वक्त साफ तौर पर पहली बारिश में ही दिख गई। बंगाल की शुभेंदु सरकार बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के सबसे अहम वादे को आज पूरा करने जा रही है। इसके लिए आज बंगाल विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, जिसमें यूसीसी बिल पेश करने की तैयारी है। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने सरकार बनने के बाद 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लाए जाने की घोषणा की थी और वहीं प्रचंड बहुमत से सरकार बनने के बाद से पार्टी की तरफ से अब ये तय समय सीमा से पहले ही यूसीसी बिल लाया जा रहा है। कश्मीर से धारा 370 अनुच्छेद 370 हटाए जाने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कॉमन सिविल कोड यानी कि यूसीसी बीजेपी के एजेंडे का सबसे अहम हिस्सा रहा है, जिस पर बीजेपी शासित कई राज्यों में काम चल रहा है। तो बंगाल में आज बिल पेश करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज विधानसभा के पटल पर यूसीसी विधेयक पेश करने वाले हैं, जहां विधायकों की संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पास करना बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं होगी, ये एक आसान मामला होगा। तो वहीं यूसीसी के साथ साथ आज के स्पेशल सेशन में 4 और विधेयक भी पेश किए जाएंगे, जिसमें अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों की जब्ती और नीलामी से संबंधित बिल भी शामिल हैं। यूसीसी हमारी भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में रहा, लेकिन भारत के संविधान के प्रणेताओं ने, जिन लोगों ने संविधान हमें दिया, आदरणीय बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में, उन सब ने जो संविधान को अगर हम सीख से देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का संविधान भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाति, वर्ण, धर्म के विशेष पर यानी रिलीजन, क्रीड, इसके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो लेकिन ये जो अलग पर्सनल लॉ है ये डिस्क्रिमिनेशन ही है। तो अगर मुझे लगता है कि भारत तो शरिया कानून से नहीं चलेगा, भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा और भारत में यूसीसी जो स्टेट लागू कर रहे हैं वहाँ पे आराम से चल रहा है। आज के दिन में किसकी 4 बीवियाँ रहती है? एक ही बीवी रहती है सबकी। एक आदमी 4 बीवियाँ लेके घूमेगी ये तो, और कोई नहीं घूम पाएगा। एक ही देश में 2 नागरिक के लिए 2 नियम, ये तो हो नहीं सकता। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने तय किया है कि यूसीसी वो लाएंगे और यूसीसी सब मानेंगे। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा विरोध भी नहीं है इसको लेके कहीं पे। तो वहीं उत्तराखंड पहला राज्य है जहां यूसीसी पहले से ही लागू है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल में यूसीसी पर कहा कि यूसीसी की गंगोत्री भी देवभूमि उत्तराखंड से ही निकली और आने वाले समय में भारत के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ये जो यूसीसी की गंगोत्री है वो गंगोत्री भी देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है और आने वाले समय में भारतवर्ष के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा और आज पूरा देश इसकी तरफ आगे बढ़ गया है। गुजरात राज्य में भी एक कानून बन गया है, आसाम में बन गया है, मध्य प्रदेश भी इस दिशा में आगे काम कर रहा है। उन्होंने भी हमसे ड्राफ्ट मांगा है और दुनिया के सभी देशों में जो अपने को विकसित देश मानते हैं और जो मुस्लिम देश भी हैं, उन देशों में भी यूसीसी जैसा कानून लागू है। तो मैं समझता हूँ कि अब सबको यूसीसी किसी को टारगेट करने के लिए भी नहीं है। यूसीसी सबकी समानता का, सबको न्याय मिले, उसका एक कानून है। इसलिए जो राज्य आगे आ रहे हैं मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब देखिए, बंगाल में यूसीसी के प्रस्तावित कानून के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू होगी। सरकार का दावा यह है कि इससे लैंगिक समानता और समान नागरिक अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा।
तो वहीं टीएमसी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु को सोच विचार कर कदम बढ़ाने की नसीहत दी है। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है, यूसीसी का बात ही जनता के सामने रहा। एक समय था इंदिरा जी का देहांत के बाद हम लोग 242 सीट पे चुनाव लड़के सिर्फ 2 मिला था हम लोग। तो लोग हम लोग को देखकर मजाक करते थे कि हम 2 और हमारा 2। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं, और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा। पूरा जो समाज है, समाज के बहुत सारे वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, ऐसा बहुत कलकत्ते में है जो लोग कॉमन सिविल कोड बिल चाहते हैं अपने समाज की खातिर। ये होना चाहिए। एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, यही जनता की मांग है। देखिए, चूंकि वो ऑनरेबल सीएम है, उनके पास पार्टी है और जनमत है, तो कुछ भी काम वो कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे उसको देखकर जवाब देना चाहिए। यहाँ ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी सब कहेंगे, सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए। बंगाल विधानसभा के स्पेशल सेशन में आज यूसीसी के साथ कुल 5 बिल लाने की तैयारी है, जिसमें दूसरा सबसे अहम विधेयक दी वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 है। गुजरात और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर तैयार इस विधेयक का गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसे आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। योगी मॉडल पर बंगाल में भी आने वाले गुंडा नियंत्रण कानून में 1 साल तक नजरबंदी, संपत्ति जब्ती का प्रावधान है। खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां के दीदारगंज में तेल और रिफाइनरी के गोदाम में भीषण आग लग गई। 8 घंटे से आग बुझाने का काम जारी है, लेकिन आग लगातार फैलती जा रही है। फायर ब्रिगेड की करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त मौके पर हैं, लेकिन आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। रविवार देर रात ये आग लगी, उसके बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। शुरुआत में आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना पर दीदारगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को कंट्रोल करने की कोशिशें शुरू की गई। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां कुछ युवकों ने ग्रीन पार्क चौराहे पर जमकर हंगामा किया। बीजेपी सांसद के नाम पर दबंगई करते ये युवक नजर आए। मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद युवकों ने गुंडागर्दी कर दी। एक युवक को वीडियो बनाते देख ये दबंग आग बबूला हो गए और उस युवक पर हमला बोल दिया। उसे जबरन अपनी फॉर्च्यूनर में घसीटने की कोशिश करने लगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। सेक्टर 119 की ये बहुमंजिला इमारत है, जहां अज्ञात कारणों की वजह से भीषण आग लग गई है। आग का कारण क्या रहा फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन नोएडा की ये एक बहुमंजिला इमारत जहां आग लग गई। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एसी में ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी है। सेक्टर 119 में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में एसी में अचानक से धमाका हुआ और उसके बाद इमारत में आग लग गई। आग को बुझाने का काम शुरू होगा। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। सेक्टर 119 नोएडा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में एसी में अचानक से धमाका हुआ और उसके बाद आग लग गई। अब धुएं का गुबार उठता हुआ आसमान में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। ऊपर की कई जो फ्लोर्स हैं वो भी इस आग की वजह से, धुएं की वजह से प्रभावित हैं। जाहिर सी बात है पूरी इमारत को खाली कराया गया होगा। रेस्क्यू का काम इस वक्त वहां पर जारी होगा और कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। आप देख रहे हैं कि एक घर से पानी भी छिड़का जा रहा है। सामने वाली बालकनी से कुछ लोग पानी छिड़क कर इस आग को न्यूट्रलाइज करने की, बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आग और विकराल रूप न ले और ऊपरी मंजिलों तक ना फैले। हालांकि धुएं का काला गुबार उठता हुआ आसमान में साफ तौर पर नजर आ रहा है। आग बुझाने के बाद कूलिंग के काम को भी शुरू किया जाएगा।
ये आग एसी में धमाके की वजह से लगी थी। उसके बाद आग ऊपर की तरफ फैली। आग से काला धुआं आसमान में उठता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। जो सोसाइटी की फायर डिपार्टमेंट की टीम है वो मौके पर मौजूद है। इसके अलावा कुछ लोगों ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए बगल वाली इमारत से इस पर पानी का छिड़काव शुरू किया। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, फिलहाल क्या तस्वीर है वहां पर? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी से लगभग 1 घंटे पहले फायर डिपार्टमेंट को ये सूचना मिली थी कि नोएडा सेक्टर 19 की एक हाई राइज सोसाइटी में आग लगी है। एक फ्लैट में आग की लपटें आई और उसी आग की लपटों ने दूसरे फ्लैट तक जब तक आग बढ़ी तो दूसरे फ्लैट तक भी ये आग की लपटें पहुंचने लगी। फायर डिपार्टमेंट की कोशिश से पहले सोसाइटी में जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं आग बुझाने के, उनको लाया गया। पड़ोसियों ने पानी फेंका ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन फिलहाल के मुताबिक अभी आग पर काबू नहीं पाया गया है। फायर डिपार्टमेंट की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस आग पे काबू पा लिया जाए ताकि ऊपर और नीचे के फ्लैट तक आग की लपटें ना पहुंचे और जो ये हादसा हुआ है ये और बड़ा हादसा ना हो। फिलहाल फ्लैट के जितने भी लोग थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। फ्लैट में कोई अभी मौजूद नहीं है, लेकिन ऊपर और नीचे धुआं होने के कारण जो है लिफ्ट अभी फिलहाल बंद कर दी गई है। तो ऐसे में जिस फ्लैट में आग लगी है उसके ऊपर और नीचे के फ्लैट में लोगों के फंसे होने की आशंका है। बिल्कुल, और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है अनामिका? बिल्कुल, हाइड्रोलिक मशीन पहुंचने की कोशिश की जा रही है क्योंकि फ्लैट हाई राइज सोसाइटी में है। 20वें माले से ऊपर ये आग लगी है। ऐसे में जब तक हाइड्रोलिक मशीन नहीं पहुंचेगी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से शुरू नहीं हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो सोसाइटी के लोग हैं वो आगे आके मदद कर रहे हैं ताकि सीढ़ियों के रास्ते से जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। सुबह सुबह का समय है, काफी लोग अपने घरों में ही मौजूद है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पूरी बिल्डिंग जो है वो खाली करानी पड़ेगी क्योंकि जब ऐसे हादसे पहले हुए तो लगभग 3 से 4 फ्लैट ऐसी आग की जद में आ जाते हैं। तो कोशिश की जा रही है कि लगभग जो ऊपर के 5 फ्लैट हैं उन्हें तो लेकिन अनामिका, जितना धुएं का काला गुबार आसमान में उठ रहा है वो जाहिर सी बात है ऊपर के फ्लैट की तरफ भी जा रहा होगा और जो ऊपर फंसे हुए हैं उनके लिए तो सीढ़ियों के रास्ते भी नीचे आना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब आग लगी तो धीरे धीरे धुआं ऊपर और नीचे के फ्लैट में जाने लगा। जो वेंटिलेशन का रास्ता होता है वहां पर भी फ्लैट में धुआं घुसता चला गया। ऐसे में जो लोग हैं उन्हें सफोकेशन हो सकती है, उन्हें निकलने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिलहाल यही कोशिश की जा रही है कि आग बहुत ज्यादा ना बढ़े क्योंकि अगर ये आग ज्यादा बढ़ती है तो और फ्लैट को भी नुकसान हो सकता है। जो ऊपर जिस फ्लैट में आग लगी है उस फ्लैट के ऊपर और नीचे के फ्लैट को सबसे पहले खाली कराया जा रहा है। सीढ़ियों के माध्यम से सीढ़ियों का रास्ता अपनाया जा रहा है क्योंकि अमूमन ऐसी सोसाइटी में 2 रास्ते होते हैं, 2 सीढ़ियां होती हैं, 2 अलग अलग सर्विस लिफ्ट होती है। ऐसे में अगर लिफ्ट बंद हो चुकी है तो कोशिश है कि सीढ़ियों से लोगों को बाहर निकाल लिया जाए और जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड की जो हाइड्रोलिक मशीन है अगर वो वहां पहुंचे तो आग पे अभी काबू पाया जा सकता है क्योंकि अभी बिल्कुल अनामिका, आप लगातार इस खबर पे बने रहिए। सोसाइटी प्रशासन की तरफ से भी यही कोशिश की जा रही है कि प्राइमरीली जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत से तुरंत रेस्क्यू करके नीचे निकाला जाए। हाइड्रोलिक मशीन का इंतजार हो रहा है ताकि इस आग को जल्दी से न्यूट्रलाइज किया जा सके और हालात वहां पर सामान्य हो सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहाँ नोएडा सेक्टर 119 की एक सोसाइटी की बहुमंजिला इमारत में एसी में ब्लास्ट होने की वजह से आग लग गई। बिल्डिंग की 22वें फ्लोर पर यह आग लगी है। अरण्या सोसाइटीज का नाम बताया जा रहा है, जहां एसी में अचानक सुबह सुबह धमाका हो गया और आग लग गई। अब ये आग ऊपर की इमारतों की तरफ फैल रही है और लगातार इस वक्त हाइड्रोलिक मशीन का इंतजार हो रहा है जिससे ऊपर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। हालांकि सोसाइटी प्रशासन की तरफ से पानी का छिड़काव कर इस आग को बुझाने की कोशिश हो रही है। पूरे टावर को खाली करा लिया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक
मुताबिक जिस फ्लोर पर आग लगी उसके नीचे और ऊपर वाले फ्लोर में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं और उनके रेस्क्यू का काम लगातार हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे सामने वाली टावर की बालकनी से भी कुछ लोग पानी का छिड़काव कर रहे हैं ताकि इस आग को कंट्रोल किया जा सके, इसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम अभी पहुंची नहीं है, हाइड्रोलिक मशीन का इंतजार हो रहा है, लेकिन सोसाइटी प्रशासन अपनी तरफ से लगातार कोशिशों में जुटा है कि इस आग को किसी तरह से न्यूट्रलाइज कर फ्लैट में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये तस्वीरें आप उस सोसाइटी की देख रहे हैं। अरण्या सोसाइटी नाम बताया जा रहा है, सेक्टर 119 में स्थित है, जहां सुबह सुबह एसी में धमाका हुआ और फ्लैट में 22वीं मंजिल पर आग लग गई और ये आग इतनी विकराल हो गई कि ऊपर की तरफ फैलने लगी और काला गहरा धुएं का गुबार आसमान में उठ रहा था। हालांकि मौके पर जो अन्य स्थानीय लोग थे उन्होंने मदद की और पानी का छिड़काव शुरू किया, जिससे आग थोड़ी सी कंट्रोल होती हुई तो दिख रही है, लेकिन पूरी तरह से अभी आग बुझी नहीं है और जब तक आग बुझेगी नहीं तब तक कूल डाउन का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। और क्योंकि काला धुएं का गुबार है जो ऊपर वाले फ्लैट्स में वेंटिलेशन की जगह से अंदर तक घुस गया है, फ्लैट्स में भर चुका है और यही कारण है कि एग्जिट स्टेयर्स का इस्तेमाल करके, इमरजेंसी स्टेयर्स का इस्तेमाल करके भी ऊपर वाले फ्लैट्स में फंसे हुए लोग निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, सामने वाले फ्लैट से पानी का छिड़काव हो रहा है। आग को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि इस आग की चपेट में कई ऊपर वाले फ्लैट्स भी आ गए हैं और वहां पर भी धुआं भर गया है। आग की जो लपटें हैं वो वहां तक भी पहुंच गई हैं। सेक्टर 119 नोएडा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरण्या सोसाइटी दूसरे टावर से आप देखिए आग बुझाई जा रही है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है दूसरे टावर से और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग को कंट्रोल किया जा सके, पूरी तरह से इस आग पर काबू पाया जा सके, ताकि कम से कम फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में और नीचे वाले फ्लैट में जो लोग फंसे हैं उनका सफल रेस्क्यू किया जा सके।